नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक नॉन टेक क्लासेस में। और IT इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मिक्स क्वेश्चनों पर हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्य क्वेश्चन है जो कि आपको आगामी परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो आइए आज के 1 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि भारतीय मानकों के अनुसार प्रकाश और पंखों परिपथ के एक उप परिपथ में कितने वाट का वो लोड मान्य है। तो भारतीय मानकों के अनुसार है वो 2 प्रकार के उप परिपथ होते हैं। और जैसे हम जूम कर लेते हैं इसको, एक तो हो गया जैसे प्रकाश और पंखा यानी लाइट एंड फैन का, और एक हो गया पावर का। ये तो हो गया लाइट एंड फैन का और एक हो गया पावर का। तो इनके लिए अलग अलग पॉइंट बनते हैं अभी। तो जैसे प्रकाश और पंखों के उप परिपथ के कितने वाट का लोड मान्य है, और एक होता है कितने उपभोग बिंदु यानी कितने पॉइंट इसमें हम काम में ले सकते अधिकतम है, यानी इतने पॉइंट होने के बाद और इतने लोड होने के बाद हमें नया परिपथ तैयार करना होता है। तो प्रकाश और पंख के परिपथ के लिए हमें 800 वाट का लोड अधिकतम और 10 पॉइंट होने चाहिए लाइट एंड फैन के लिए। और पावर के लिए हम बात करें तो इसके लिए अधिकतम वो 3000 वाट का लोड होता है, 3000 वाट का लोड, और 2 ही अधिकतम उपभोग बिंदु यानी कनेक्टिंग पॉइंट है वो 2 ही अधिकतम होना चाहिए। अगर हमारा इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर पहले पूरी हो गई तो हमें तुरंत वो एक नए परिपथ का निर्माण करना होता है। और इसका राइट आंसर हो गया प्रकाश और पंखे के एक उप परिपथ में कितने वाट का लोड होना चाहिए, अधिकतम 800 वाट का लोड होना चाहिए और 10 अधिकतम पॉइंट होते हैं। मुख्य क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोनों प्रकार के क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि भारत की मानक 3 फेज वोल्टेज का कितना मान है। जैसे हम पिछले वीडियो में बात की थी कि भारत के मानक 3 फेज वोल्टेज और एक सिंगल फेज वोल्टेज। 3 फेज वोल्टेज का कितना मान होता है, साथ ही 415 वोल्ट होता है। और सिंगल फेज की हम बात करें, जैसे सिंगल फेज, तो सिंगल फेज का कितना मान होता है 240 वोल्ट। 415 वोल्ट है वो 3 फेज के लिए और 240 वोल्ट है वो सिंगल फेज के लिए, 240 वोल्ट है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में डीसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बनते हैं आजकल परीक्षा में। भारत में डीसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान है 50 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज। और तो कुछ विद्यार्थी हैं वो इसको 50 हर्ट्ज को देखते ही पहले ही ऑप्शन इसका कर देते हैं और कहते हैं हमारा सही हो गया। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछे डीसी सप्लाई यानी डीसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान है वो कितना होता है। तो डीसी में तो फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होगी। तो ये होता है एसी के लिए, आपको पता है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी में हमें ये क्वेश्चन है वो गलत कर सकते हैं इसी के। और आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। हम पूरी थ्योरेटिकल क्लासेस में आगे करने वाले हैं। इसके साथ साथ जिन दोस्तों की अगर रिवीजन मारना है क्वेश्चन उनके लिए ये सीरीज़ है, और हर भर्ती में काम आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। और अगले हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट के 5 सेलों पर कुल विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा। तो जैसे श्रेणी क्रम में अगर 5 सेल हो गए, जैसे प्रत्येक 2 वोल्ट का, यानी एक सेल है 2 वोल्ट का हो गया और कुल है 5 सेल हो गए। तो श्रेणी क्रम में है वो कुल विद्युत वाहक बल हमसे पूछा, तो विद्युत वाहक बल है इसका इंटू गुणा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो 10 वोल्ट होगा। यानी श्रेणी में हमें सेलों को कब जोड़ते हैं, जब हमें अधिकतम विद्युत वाहक बल वो चाहिए। श्रेणी में अधिकतम विद्युत वाहक बल हमें चाहिए, तो 10 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। और समांतर में हम सेलों को कब जोड़ते हैं, समांतर में हमें सेलों को कब जोड़ते हैं, जब हमें अधिक धारा चाहिए। अधिक धारा अगर हमको चाहिए तो सेलों को वह समांतर में जोड़ते हैं। और श्रेणी क्रम में हमें अधिक विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि गिल्ली अवस्था में मनुष्य शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। 1 ओम, 2000 ओम, 3 और 100 किलो ओम और 0। तो प्रतिरोध मान के अनुसार है वो शारीरिक अवस्था पर अलग अलग मनुष्य का प्रतिरोध होता है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि मनुष्य की गिल्ली अवस्था में मनुष्य शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, इसका 1000 ओम यानी 1 किलो ओम। इस भाषा में क्वेश्चन लिखा आ सकता है भी 1 किलो ओम इसका आंसर होगा मनुष्य शरीर का प्रतिरोध गिल्ली अवस्था में। एक होती है सामान्य अवस्था, यानी सामान्य अवस्था में मनुष्य का प्रतिरोध किस प्रकार होता है, 100 किलो ओम, 100 किलो ओम से 600 किलो ओम, 600 किलो ओम, यानी 1 लाख ओम से 6 लाख ओम तक इस सामान्य अवस्था में। एक हो गया शरीर से भिगी अवस्था या गिल्ली अवस्था में। तो इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, पूरी बातें हम वीडियो में आगे क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार है वो, ये भी क्वेश्चन है अलग अलग लैंग्वेज में, 1 से 4-5 क्वेश्चन है इसके बनते हैं, आगे हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं साथियों।
और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साथियों। प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट को भूमि में है वो किस स्थिति में रखा जाता है। यानी पहले हम बात करते हैं कि अर्थिंग है वो क्यों की जाती है। अर्थिंग जैसे लीकेज धारा हो गया, किसी भी उपकरण में अगर झटका लग रहा है, करंट उसमें लीकेज हो रहा है, करंट अगर लीकेज हो तो उस अतिरिक्त करंट को हम वो सीधा भूमि में भेज देते हैं अभी अर्थिंग के द्वारा। तो अर्थिंग हम उपकरण की रक्षा भी करते हैं। उपकरण यानी उपकरण में कोई इसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट ना हो जिससे उसके वाइंडिंग वगैरह जले नहीं। और एक है जैसे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग करते हैं। और अर्थिंग के कई प्रकार होते हैं। अर्थिंग का एक बहुत ही अच्छा पूरा टॉपिक है इसमें। तो हम इससे सिर्फ इस क्वेश्चन पर बात करेंगे कि प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त वो प्लेट है वो कि भूमि में किस स्थिति में रखी जाती है। तो ऊर्ध्व होती है या क्षैतिज होती है श्रेणी। ऊर्ध्व यानी वर्टिकल, वर्टिकल होगी, जैसे ऊर्ध्व को वर्टिकल भी बोल सकते हैं। वर्टिकल इसको हम खड़ा, जैसे खड़ी प्लेट है वो स्थिति में होगी। क्षैतिज यानी समांतर हो गई, समांतर इस प्रकार होगी प्लेट। और ये खड़ी ऐसे प्रकार इस तरह होगी। और श्रेणी और उपरोक्त सभी। तो प्लेट अर्थिंग है वो दो प्रकार से की जाती है। एक मतलब प्लेट को हम ऊर्ध्व यानी खड़ी अवस्था में हमेशा रखा जाता है जब अर्थिंग करते हैं तो। और अर्थिंग में प्रयुक्त वो प्लेट है वो किसकी बनी होती है। प्लेट है वो तांबे या जीआई की होती है। इसका अलग अलग मान, साइज, मोटाई अलग अलग होता है। तांबे या जीआई की प्लेट होती है। और कितना भूमि में इसको नीचे गाड़ा जाता है और किस प्रकार इसको कनेक्ट किया जाता है, कितना इसका प्रतिरोध होता है, हम पूरी बात करेंगे। कि अर्थिंग तार का वो कितना व्यास होता है और अर्थिंग छड़ होती है उसका कितना व्यास होता है। जैसे अर्थिंग तार का व्यास है वो 8 HWG तक होता है। और अर्थिंग एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक, हम बाद में आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं उसका सामान्य भूमि में प्रतिरोध कितना होता है और चट्टानी भूमि में कितना होता है। और आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऊर्ध्व यानी खड़ी अवस्था, वर्टिकल अवस्था में प्लेट को रखा जाता है। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब जो भी साथी इस वीडियो को पूरी देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपका सहयोग और सपोर्ट ये मोटिवेट करता है कि नया कुछ ज़्यादा आपको बात बताएं। और अगला क्वेश्चन है कि एक शॉर्ट परिपथ में धारा और प्रतिरोध के मध्य वो संबंध है कितना और क्या होता है। जैसे एक परिपथ है, दो तार हो गए, शॉर्ट परिपथ किसको बोलते हैं। जैसे दो तार आपस में कनेक्ट हो गए, दो तार जा रहे हैं, पहले एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किसी ने कारणवश जैसे इनका इंसुलेशन खराब हो गया तो ये तार आपस में शॉर्ट हो गए तो तार इन धारा का मार्ग यहीं से पूरा हो गया, धारा आगे जा ही नहीं रही है। तो यहाँ पर जो धारा का मान है ना वो कितना हो जाएगा और प्रतिरोध यहाँ पर कितना बताएगा। अगर मैं एम्पीयर मीटर और प्रतिरोध ओम मीटर से हम चेक करते हैं तो कि एक शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा और प्रतिरोध के मध्य संबंध कितना हो, अनंत या जीरो। जीरो और अनंत दोनों ही अनंत या दोनों ही जीरो। तो इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, अनंत और जीरो। यानी धारा तो वहाँ पर अनंत हो जाएगी, आई का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, शून्य। यानी एक ऐसा भी इसका क्वेश्चन बनता है जैसे यहाँ पर दोनों पूछ लिया, एक चीज़ भी अलग अलग पूछ सकती है। शॉर्ट परिपथ में धारा और प्रतिरोध का मान है, धारा का मान अनंत हो गया और प्रतिरोध का मान वह शून्य हो जाता है। और पूरी हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है साथियों। प्लीज़ कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी आपको। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि दो प्रकाशीय खंभों के बीच की अधिकतम दूरी है वो कितनी रखी जाती है। दो प्रकाशीय खंभे जो हमारे घरों में जो सामान्य वो जो लगे होते हैं पंखे खंभे सॉरी, तो दो प्रकाशीय खंभों के बीच की अधिकतम दूरी होती है वो 67 मीटर होती है, 55 मीटर या 45 मीटर या 227 मीटर। तो इसकी जैसे हम बात करते हैं कि दो जैसे दो पोल या खंभे हो गए, दो पोल या खंभे हो गए तो इनके जैसे इनके तार कनेक्टिंग है तो इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं। जैसे ये कोई दूरी हो गई तो इस दूरी को हम वो स्पान बोलते हैं, स्पान बोलते हैं। दो प्रकाशीय खंभों के बीच की अधिकतम दूरी को हम स्पान बोलते हैं। और कितनी होती है, दो प्रकाशीय खंभों के बीच की दूरी है वो 67 मीटर होती है। 67 मीटर या इसको 220 फुट में भी पूछ सकते हैं हमसे, फुट 220 फुट या 67 मीटर होती है। और अलग अलग जैसे ट्यूबलर जो खंभे हो गए लाइटिंग के लिए आई सेक्शन वाले खंभे हो गए हैं, अलग अलग प्रकार के जैसे लकड़ी के खंभे हो गए हैं। हर जगह इनका उपयोग अलग होता है। और इनकी धारा वोल्टेज सहन करने की क्षमता कितने वोल्टेज का तार है वो कितनी लाइनें इस पर हम गुजार सकते हैं, ये अलग अलग टॉपिक हम आगे बात करेंगे। और अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि भारतीय विद्युत के नियमानुसार संपूर्ण वायरिंग में प्रयुक्त अर्थिंग तार का कुल प्रतिरोध वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए। भारतीय विद्युत नियम अनुसार कितना अर्थिंग प्रतिरोध होना चाहिए, 1 मेगा ओम या फिर इसका अनंत होना चाहिए, 1 मेगा ओम अनंत, 1 ओम या 0 ओम। तो भारतीय विद्युत के अनुसार संपूर्ण वायरिंग में जो अर्थिंग तार होती है, अर्थिंग तार का प्रतिरोध है वो
कम से कम यानी प्रतिरोध है वो अर्थिंग का बहुत ही कम होना चाहिए, यानी अधिक से धारा का मार्ग है वो आसानी से वो धारा को जमीन में भेज सकें। तो निम्न प्रतिरोध यहाँ पर यही है कि 1 ओम कम से कम प्रतिरोध है, 1 तो ओम तो होना ही चाहिए इसका प्रतिरोध है वो, तभी प्रॉपर अर्थिंग हो सके भी उपकरणों की। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि फेज तार को सॉकेट के सीधे हुए कौन सी पिन में लगाना चाहिए। हमसे पूछा है कि फेज तार को सॉकेट के सीधे वो कौन सी पिन में लगानी चाहिए। आपने देखा होगा कि सॉकेट आपको पता होगा किस प्रकार की होती है, एक तो इसकी मोटी पिन होती है और इसके नीचे 2 छोटी छोटी पिन होती हैं, एक ये लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड की होगी। ये मोटी पिन होती है किसके लिए होती है, ये अर्थिंग के लिए होती है, मोटी पिन अर्थिंग के लिए होती है। अर्थिंग का जो पॉइंट होता है इससे जुड़ता है अर्थिंग के लिए, सॉरी क्या लगा दिया। और यहाँ पर फेज तार है वो सदैव कौन सी पिन पर होता है, फेज तार हमेशा है वो दाई पिन पर लगा होता है, यानी इस पिन पर हमें फेज लगाया जाता है। और न्यूट्रल किस पर होता है, लेफ्ट वाली यानी बाई साइड पर न्यूट्रल। यह भी एक मानक आधारित क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई। फेज तार को सॉकेट है वो, फेज तार को सॉकेट के कौन सी पिन में लगाया जाता है, फेज को हमें राइट साइड यानी दाई पिन पर लगाया जाता है और न्यूट्रल को वहाँ पर इस लेफ्ट के यानी बाई पर लगाया जाता है और अर्थिंग मोटी पिन पर लगाया जाता है, अर्थिंग मोटी पिन पर लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्लीज़ दोस्तों एक्सप्लेन करने में वीडियो की थोड़ी लंबाई है वो ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करता, तो मैं थोड़ा कम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जहाँ पर जरूरत होगी हम जरूर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड सेल में किन प्लेटों की संख्या वो अधिक रखी जाती है। लेड एसिड सेल में 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव होती हैं, एक जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनकी संख्या वो विषम रखी जाती है, विषम संख्या में वो प्लेटें रखी जाती है, विषम। जैसे 11 होगी, 13 हो गई, जैसे 15 होगी, इस प्रकार है वो अलग अलग इसकी सम संख्या में नहीं रखी जाती, सम में रखी जाती है, विषम में रखी जाती है, सॉरी सम में नहीं रखी जाती। इसका मुख्य सा कारण है कि एक प्लेट की संख्या वो अधिक रखी जाती है और ऋण प्लेट की संख्या वो अधिक रखी जाती है, यानी पॉजिटिव प्लेट होती है वो, जैसे ये कोई पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो इसका प्रॉपर है वो ये परिपथ पूरा हो सके प्लेट का, दोनों ओर से इस प्लेट को प्रॉपर है वो कार्य हो सके, पूर्ण विद्युत वाहक वाले वो देश के, तो दोनों ओर से कार्य आसानी से तभी कर पाएगा जब इसका परिपथ पूर्ण हो। तो नेगेटिव प्लेटों की संख्या है वो लेड एसिड सेल में है वो ज़्यादा रखी जाती है, एक इससे अधिक होती है पॉजिटिव से। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। अगर यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, हम आगे हम बात करेंगे, पहले इसको सोल्व कर देते हैं कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। 1.46 जूल है, 0.24 है और 4.18 जूल या 3660 जूल। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 4.18 जूल, यानी 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18 जूल। अगर हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं। किलो का मतलब आप जानते हो 1000 होता है, तो इसको 1000 से गुणा करते हैं तो इसका 4180 जूल आता है, 4180 जूल इसका राइट आंसर होता है अगर हमसे 1 किलो कैलोरी में पूछे। अब इसका आंसर राइट होगा 4.18 जूल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर है वो प्लेटों से कितना ऊपर होना चाहिए। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर है प्लेटों से थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि वो प्लेट वो अच्छी तरह से प्रॉपर कार्य कर सकें, पूरी डूबी हुई होनी चाहिए। तो लेड एसिड सेल का वो इलेक्ट्रोलाइट का स्तर है प्लेटों से टॉपअप इसको बोलते हैं। टॉपअप कितना होना चाहिए इसका, 1 इंच या 10 mm, 1 सेमी और 2 और 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर है वो 2 और 3 दोनों हो गए, यानी हमसे अगर mm में क्वेश्चन पूछता है, mm में पूछे तो 10 का राइट आंसर 10 होता है, 10 mm। और आपको पता है कि 1 सेमी में 10 mm होते हैं, 1 सेमी में भी इसका आंसर हमसे पूछ सकते हैं और 10 mm में पूछ सकते हैं। तो राइट आंसर इसका 2 और 3 दोनों ही हो गए। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक तार के लूप को चुंबकीय क्षेत्र में अगर घुमाया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल वो क्या होगा। तो जैसे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, जब विद्युत वाहक बल हमें उत्पन्न करना है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया अनवरस और ये इसका चुंबकीय बल रेखाएं होगी, तो इसमें ऑटोमेटिक तो विद्युत वाहक बल वो पैदा नहीं होगा। चालक को जब इसमें घुमाया जाएगा, जैसे चालक इसमें गति करेगा तो ही ईएमएफ पैदा होगा। और जब लूप या इसको चालक भी बोलते हैं, तार का लूप या चालक हो गया, जब चालक इसमें गति कर रहा है तो गति प्रेरित ईएमएफ हो गया, जैसे गति से प्रेरित है वो ईएमएफ हो गया। और जब दोनों में से एक अगर गति कर रहा है तो वो किस प्रकार का होता है, ईएमएफ वो एसी प्रकार का होता है, एसी प्रकार का होता है। तो तार के लूप को इसी को प्रेरण का नियम बोलते हैं, जो फेराडे ने दिया था। इसी के द्वारा डीसी मोटर जनरेटर वो आगे कार्य करते हैं, हम आगे इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि तार के लूप की चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसको उत्पन्न
विद्युत वाहक बल वो किस प्रकार का होगा, इसी प्रकार का होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों, आपके लिए मेहनत के क्वेश्चन बनाए हैं और एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो में ज़रूर बताइएगा। इसमें किस प्रकार का सुधार करना है, आवाज़ कैसी आ रही है, प्लीज़ क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं, कैसा इनका लेवल है, प्लीज़ बताना कमेंट में। तो डीसी मोटर की शाफ्ट पर उपलब्ध टॉर्क का मात्रक क्या होता है। डीसी मोटर की शाफ्ट पर एक टॉर्क होता है, उसका मात्रक वो क्या होता है, वाट सेकंड, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर और न्यूटन मीटर, उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है न्यूटन मीटर में। न्यूटन मीटर होता है सॉफ्टवेयर उपलब्ध टॉर्क का मात्रक है न्यूटन मीटर। और वैद्युतिक वायरिंग में किसी परिपथ का स्विच ऑन करने पर अगर फ्यूज है वो उड़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है तो कौन सा इसका कारण हो सकता है। जैसे हम बात करें ओपन सर्किट दोष, अगर ये ओपन होगा, जैसे परिपथ है यहाँ से ओपन हो गया तो कोई वैद्युतिक युक्ति वो कार्य नहीं करेगी, तो शॉर्ट के ये फेज कैसे उड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। और अर्थ दोष, यानी अगर अर्थिंग नहीं है तो प्रॉपर, अगर अर्थिंग नहीं है तो विद्युत झटका लगेगा। ये फेज या फ्यूज का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। और लीकेज दोष है, ये भी नहीं है, अगर लीकेज होगा तो प्रॉपर अगर अर्थिंग हम दे देंगे वो पूरा ज़मीन में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट होगा। यानी जब धात्विक भाग को अगर वाइंडिंग का कोई शीरा या तार जिसे संपर्क कर रहा है तो इसमें या तार आपस में इंसुलेशन इनका समाप्त हो गया तो शॉर्ट हो गए तार। तो एक मुख्य कारण होता है कि परिपथ का जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो फ्यूज है वो अपने आप उड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो ये रहेगा शॉर्ट दोष है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अर्थ को भवन से किस मानक दूरी पर अवस्थापित किया जाना चाहिए। तो ये भारतीय विद्युत नियम बोलते हैं भी ऐसा कि प्रॉपर अर्थिंग है वो कितनी, कहाँ से कब कब किस प्रकार होनी चाहिए। उत्पादन विद्युत उत्पादन केंद्र रहता है वहाँ इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए और घरों में कितना होना चाहिए, वितरण में कितना होना चाहिए, अलग अलग इसकी पूरी थ्योरी पर हम बात करेंगे। तो अर्थ को भवन से किस मानक दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए, जैसे 3 मीटर, 2 मीटर है, 1.5 मीटर और 5 मीटर। तो इसका राइट आंसर है वो 1.5 मीटर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निकिल आयरन सेल है वो किस प्रकार का सेल है। तो तरह सेकेंडरी सेल यानी गीला और शुष्क सेकेंडरी सेल, शुष्क प्राइमरी सेल और तरह प्राइमरी सेल। तो साथियों वीडियो की लंबाई जब पूरी एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियो की लंबाई कुछ ज़्यादा होती है और मेरा टारगेट रहता है कि वीडियो 20 लगभग 15-20 मिनट के लगभग होनी चाहिए। लेकिन अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो हम इसको ज़्यादातर देखते नहीं है लंबाई की वीडियो को, तो हम इसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे एक्सप्लेन है। तो निकल आयरन सेल है वो एक किस प्रकार का सेल है, शुष्क सेकेंडरी प्रकार का सेल है। शुष्क सेकेंडरी यानी एक सेकेंडरी सेल तो है लेकिन एक शुष्क है, तर यानी गीला हो गया और तर शुष्क जैसे सूखा सेल हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि डीसी मोटर के कम्यूटेटर पर वो अत्यधिक स्पार्किंग होने के लिए कौन जिम्मेदार है। डीसी मोटर के कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होने के लिए किस पर, जैसे रफ कम्यूटेशन हो गया, आर्मेचर का रिएक्शन हो गया और अधिक लोड हो गया, तो सभी इसके कारण हो गए, अत्यधिक स्पार्किंग के कारण हो गए। और अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण की सबसे उत्तम विधि है वो कौन सी है। आर्मेचर नियंत्रण, फील्ड नियंत्रण, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण, वार्ड लियोनार्ड। तो इसकी राइट आंसर रहने वाला है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि है वो बहुत ही उत्तम और है। हालांकि सबसे महंगी तो होती है ये, इसके लिए इसको कम काम में लिया जाता है, लेकिन उत्तम यहाँ पर हमसे पूछा, महंगी सस्ती नहीं पूछा। तो उत्तम विधि वार्ड लियोनार्ड है गति नियंत्रण विधि है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट और 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध है वो कितना होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एक ही फॉर्मूला लगता है, R बराबर V स्क्वायर बटा P। तो इसका V स्क्वायर यानी वोल्टेज 250 इंटू 250 होगी और P यानी 100 वाट हो गया। तो इसका 0 से 0 कट गया, राइट आंसर 625 इसका होगा। तो करके देख लेना दोस्तों, यही इसका आंसर आने वाला है। जैसे 25 इंटू 25 625 हो गया। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि सीरीज जनरेटर को बिना लोड के चलाने पर वो क्या होगा, अधिक धारा लेगा या कम वोल्टेज देगा या वोल्टेज नहीं देगा या तेज गति। तो एक सीरीज जनरेटर को बिना लोड के चलाने पर है वो वोल्टेज ही नहीं देगा, यानी इसका जैसे सीरीज जनरेटर का परिपथ है वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, यानी सीरीज ही है तो इसका बिना लोड, यानी लोड लगेगा तभी ये चलेगा, अगर लोड ही नहीं है तो परिपथ ही पूरा नहीं है, तो इसका वोल्टेज है वो नहीं देगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो प्रयोग कहाँ किया जाता है, मोटर में, जनरेटर में, अल्टरनेटर में, ट्रांसफार्मर में। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है, मोटर में। मोटर में पूरा नियम हम आगे पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी की बात करेंगे हम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो मोटर में लगता है, अगर राइट हैंड का हमसे पूछता तो जनरेटर में लगता। अगला क्वेश्चन बात करते हैं निम्न से किन क्षतियों का मान है वो, किन हानियों का मान है वो शून्य लोड से पूर्ण लोड तक है वो नियत रहता है। तो आर्मेचर सीरीज, लोहा यांत्रिक आर्मेचर, इसको मैं बता देता हूँ किसका राइट आंसर रहने वाला है, लोहा
लोहा यांत्रिक और शंट। लोहा यांत्रिक, यांत्रिक यानी घूम, जैसे कोई घूमने वाली युक्ति है जैसे मोटर जनरेटर जो भी है, तो इसमें यांत्रिक तो होगी। और लोहा यानी आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग में जो जब तक ये काम करेंगे तो इसमें लॉस है वो कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो इसका राइट आंसर है यही होगा कि लोहा यांत्रिक और शंट ये तीनों प्रकार के इसमें हानि है वो नियत रहती है। अगला क्वेश्चन हो गया कि विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं। विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम कम्यूटेटर हो गया जैसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल वेव वाइंडिंग, तो हम इसका राइट आंसर क्या होगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगती है, जिस जस्ट इसके आर्मेचर के विपरीत इसमें टर्न होते हैं। पूरी बात हम थ्योरी में करेंगे इसकी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि से शंट मोटर की गति नियंत्रण की जा सकती है। फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर नियंत्रण और फील्ड टेपिंग। एक नंबर ऑप्शन है कि आर्मेचर डाइवर्ट इसका। तो किस विधि का प्रयोग से हम शंट मोटर की गति है वो नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर डाइवर्टर विधि से, यानी यानी इसका राइट आंसर रहने वाला है इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग करके हम शंट मोटर की गति है वो नियंत्रित कर सकते हैं। अगर फील्ड को छेड़ेंगे तो गति है वो बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आर्मेचर नियंत्रण। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि सेलों को श्रेणी में वो क्या प्राप्त करने हेतु जोड़ा जाता है। सेलों को ऊपर हमने बात की थी, तो अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और 1 किलोवाट घंटे में कितने ब्रिटिश एचपी होते हैं, जिसका सिंपल क्वेश्चन है कि 1.34 ब्रिटिश में। अगर मीट्रिक में पूछे हमसे तो 1.36 मीट्रिक में हो जाता। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको बोलते हैं, यानी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो इसके लिए हमें डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, कम मान की डीसी सप्लाई। और अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है कि चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल है वो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को सेल है वो किस रूप में परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन है वो शुभ हो।